राम राम साथियों, मेरे मित्रों। आज आप भी खबरें देख रहे होंगे, मैं भी खबरें देख रहा हूँ। जैसा कि आज हमारे टीवी चैनलों पर, न्यूज़ चैनलों पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर तरह तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं, जहां आज हमारा पूरा भारत देश एक वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से गुजर रहा है। जहां आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस कोरोना जैसी महामारी की गिरफ्त में आ चुकी है। पर लेकिन दोस्तों, मैं अपनी बात बोलने से पहले आप लोगों के समक्ष एक शेर बोलना चाहूँगा। मैं बोलूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का। मैं बोलूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का। मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। और ये आज बात बिल्कुल चरितार्थ होती नज़र आ रही है। जिस इंसान को आप निर्दयी बोलते होंगे, पत्थर दिल इंसान बोलते होंगे, उस इंसान की आत्मा भी ना जाने 15 से 20 पिछले दिनों में ना जाने कितनी बार पिघली होंगी, ना जाने कितनी बार रोया होगा, जिसे हम निर्दयी बोला करते हैं, जैसा कि आज हमारे भारत देश में हो रहा है। जब न्यूज़ पे आता होगा, देखते होंगे कि आपके 16 मजदूर वहाँ ट्रेन से कटकर मर गए। 24 मज़दूरों को ट्रक ने रौंद दिया। कोई ट्रक की चपेट में आ गया, कोई पैदल जाते जाते ज़्यादा परेशान हो गया, भूख से तड़प तड़प कर मरने लगा। और कुछ, जहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग भूख से परेशान होके चलते रास्ते पे पेड़ों पे फांसी लगा के अपने आप को अपनी आत्महत्या कर दी और भगवान को प्यारे हो गए। और जब एक गर्भवती महिला, सैकड़ों में जो एक गर्भवती महिला होती है, 8 से 9 महीने की प्रेग्नेंट होती है, जब उस महिला सैकड़ों दूरी तय करके जब अपने गंतव्य स्थान के लिए जा रही होती है, तो खुले में सड़क पर वो अपने बच्चे को जन्म देती है। और कुछ महिला तो अपने बच्चे को जन्म देते भगवान को प्यारी हो गई। और कुछ महिला बच भी गई, अपने नवजात शिशु को लेके मीलों दूरी, फिर भी 2-2 घंटे का रेस्ट लेके आराम करके फिर मीलों दूरी तय की। क्या बीतती होगी उन मजदूरों के दिल पे। और फिर भी वो मजदूर हारा नहीं, अपने हालातों से समझौता नहीं किया और चलता चला गया। मीलों दूरी उसने तय की। और उसका हौसला तो देखो। जब कोई एक विकलांग इंसान जिसकी एक टांग पूरी तरह से नहीं है, मैंने नहीं आपने भी देखा होगा सोशल नेटवर्किंग साइट पे, जहां 2 बच्चे आगे साइकिल पे बैठा लेता है और एक जब साइकिल चला रहा होता है तो एक हाथ में उसके लाठी लगी होती है और उसकी वाइफ उसके पीछे बैठी होती है, वो उसे सहारा देती है। जब साइकिल थोड़ी देर तक चली जाती है, तब उसे धीमे धीमे चलाता रहता है। सोचो। और ना जाने वो व्यक्ति जाने कितनी दूर से चलता चला आ रहा होगा। क्या हमने इसी भारत निर्माण का सपना देखा था? क्या यही है हमारा भारत देश? जिस भारत देश में जिस मजदूर की वजह से आज जो पैसे वाले बनकर अपने घरों में बैठे हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठे हैं ना, बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे हैं, तो सिर्फ वो एक मजदूर की खातिर बैठे हुए हैं। और आज वही मजदूर नंगे पांव धूप में पैदल चलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारे शासक हैं, प्रशासन है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मुझे कोई ये नहीं समझे कि मैं किसी एक पार्टी से संबंध रखता हूँ, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं बोल पा रहा हूँ या बोल रहा हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता। मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जहाँ आज पूरे भारत देश को जो मज़दूरों के लिए समस्या, एक विकट स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है ना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उस सारी सरकारों को एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ आम इंसान के बारे में सोचना चाहिए था। उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति की पड़ी है। अगर थोड़ा सा बीजेपी गलत कर देती तो कांग्रेस उसका मुद्दा उठा जाती है, और जब कांग्रेस गलत कर देती तो बीजेपी उसका तूल पकड़ लेती है। क्या है तरीका? अरे भाई, मिलजुल के सरकार, इस समय है तो सिर्फ मिलजुल के काम करने का। मुझे
किसी भी पार्टी का पक्ष धर्म मानना आप लोगों की बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया था क्योंकि मैं बोलूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बहुत बेबसी सी होती है। क्या आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं? क्या हम आज आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मुझे तो नहीं लगता। आज से कुछ समय पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, और आज हम बड़े बड़े पैसे वालों के ग़ुलाम बन के रह चुके हैं। आज हमारे लोकतांत्रिक देश में ना जाने कितने आयोग हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल आयोग, मानवाधिकार आयोग, SC/ST कमीशंस, ना जाने कितने आयोग हैं, सब ख़त्म हो गए हैं। किसी के अंदर वो दया की भावना रही नहीं, वो इंसानियत ही नहीं, सब ख़त्म हो चुका। और वो व्यक्ति तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया जो कहता था कि मैं शहंशाह हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ गरीबों की बदौलत हूँ। आज आप मज़दूरों को 2-2 लाख रुपए दे रहे हो। जो मज़दूर मर चुका है इस दुनिया की जद्दोजहद से तंग आकर, जो भगवान को प्यारा हो चुका है, अगर वही 2-2 लाख रुपए उन मज़दूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में लगाए जाते थे ना, तो आज कोई भी मज़दूर परेशान नहीं होता था, भूख से तड़प कर मर नहीं हो रहा होता था, कोई भी मज़दूर पैदल नहीं जा रहा दिखता था, कोई भी महिला अपने बच्चे को खुले में सड़क पर जन्म नहीं देती थी। और आज वही पैसा ना मज़दूरों को उनके घर पहुंचाने में लग जाता ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती थी। क्या 16 लोग वहाँ कट के मर गए, 24 लोग वहाँ मर गए, कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई किसी ने गाड़ी ने रौंद दिया, किसी ने ट्रक ने रौंद दिया किसी को, कोई पटरी पे नहीं सोता था, कोई ट्रकों में भूसे की तरह भरकर नहीं जाता था। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो आ रहे थे तो पटरियों पर सो गए। मैं भाई उन लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब इंसान भूखा होता है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, जब वो सड़क के रास्ते से पैदल पैदल जा रहा होता है तब उसे पुलिस पूरी तरह से परेशान करती है, और जब वो रेल की पटरियों का सहारा लेके अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना चाहता है, और जब भूख से वो थक जाता है, तड़प जाता है और सो जाता है। जब भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब इंसान भूखा होता है ना और पूरी तरह से थक जा होता है, तो उसे ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ डला हुआ है, किस जंगल में डला हुआ है, किन कांटों और झाड़ियों में डला हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ उसका शरीर आत्मा आराम जानता है। हमें सोचना चाहिए उन मज़दूरों के बारे में, क्योंकि आज उन्हीं मज़दूरों की वजह से आप सत्ता में बैठे हुए हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी ही नहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो इंसान है जो आज मजबूर है अपने घरों पर जाने के लिए, उसकी मदद की जाए, किसी भी तरीके से की जाए। मैं एक बात बताता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट के 45वें न्यायाधीश दीपक मिश्रा की विदाई हुई थी ना, जब दीपक मिश्रा ने अपने विदाई भाषण में एक चीज़ बोली थी कि हमारा कानून, हमारी कानून प्रणाली, ये सारा सिस्टम पूरी तरह से अमीर और शक्तिशालियों इंसानों की गिरफ्त में है। तो आप समझ सकते हैं कि दीपक मिश्रा जी का ये जो बोलना था किसकी तरफ फोकस कर रहा है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ये सारी चीज़ें बोल सकता है तो हम तो होते ही कौन है इन पर सवाल उठाने वाले। और मैं एक बात बता दूं ना, जो सच बोलता है ना अक्सर लोग उसी की आवाज़ दबा देते हैं, उसी की आवाज़ दबाते हैं। मज़दूरों को पैदल चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कोई भी इंसान जानबूझ के पैदल नहीं चल रहा है। कोई किसी भी इंसान को, किसी भी मज़दूर को, अपने बच्चों को, एक बच्चा इस साइड से, एक बच्चा इस साइड से, किसी को बच्चे को अपने शोल्डर पर रख लिया, किसी को कोई आनंद नहीं आता है। सबकी मजबूरी है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है ये सब कुछ करने के लिए। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, लोग बोलते हैं, कहीं मैंने लिखा या ने पढ़ा देखा हुआ है, बहुत गुरूर था उस सड़क को अपना लम्बा होने पर, बहुत गुरूर था उस सड़क को अपना लम्बा होने पर,
एक मज़दूर के हौसलों ने उसे पैदल ही नाप दिया। ये महिला आयोग सोए पड़े हुए हैं। महिला आयोग को किसी की कोई भी परवाह ही नहीं है। जब महिला जगह जगह जा रही हैं, सैकड़ों मीलों दूरी तय करके जाती है, मर जाती है, कहाँ गया वो महिला आयोग? जब छोटे छोटे बच्चे आपने भी देखा होगा रोडों पर चलते हुए, किस तरीके से पैदल नंगे पाँव तपन धूप में चलते चले जा रहे हैं। भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इनको मज़दूरों को अपना अधिकार पता ही नहीं है। जब वोट की बात आएगी तो मज़दूरों को बहला लेंगे, फुसला लेंगे। आज उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। आज सबसे ज़्यादा मुसीबत आन पड़ी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मज़दूर वर्ग के लोगों पे। आज हम कितने संवेदनशील हो गए हैं। आज उन्हें आप मरने के पास पैसे बांट रहे हैं। क्या फ़ायदा वो पैसा? क्या कर लेगा वो इंसान जो इस संसार रूपी सागर को छोड़ के जा ही चुका? अगर चाहते जितना कि आज श्रीलंका की पॉपुलेशन है ना 2.5 करोड़, उतना ही इंडियन रेलवे में रोज़ 2.5 करोड़ यात्री इधर से उधर यात्रा करता है। अगर चाहते तो लॉकडाउन से पहले ही, जब 22 से 25 मार्च जब समय आया था, 22 से 25 मार्च के बीच अगर चाहते थे तो 22 से 25 मार्च के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता था क्या है? ये चीज़ बाखूबी बड़े बड़े लोग जानते हैं, जो ऊपर बैठे हुए, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े दूरदर्शी जानते हैं कि आज ये चाइना से जो बीमारी उत्पन्न हुई है, जो एक ऐसी बीमारी है जो एक लंबे समय तक चलेगी, और लंबे समय तक चलेगी तो हमको मज़दूरों को उनको पहले ही जब पता चला था कि कोरोना पूरी तरह से भारत में आ चुका है, तो मज़दूरों को उन्हें पहले ही हमें सचेत कर देते, उन्हें आगाह कर देते कि भाई अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाओ, अपने अपने गांव चले जाओ, अपने अपने राज्यों में चले जाओ, अपने जनपदों में चले जाओ। उन्हें पहले आगाह कर देना चाहिए थे, तो आज ये मुसीबत नहीं आती थी जो आज लोग लगातार पैदल चलते चले जा रहे हैं सरकार के मना करने के बावजूद भी। जब भी वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जब वो मज़दूर रेल के पटरी पर ट्रेन से कट के मर गए थे, तो कुछ लोगों ने उन पर भी सवाल उठाए थे कि वो मज़दूर वहाँ पे सोए क्यों थे। अरे भाई मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, जब इंसान भूखा होता है जब थक जाता है, तो उसे ये जगह नहीं पता चलती है वो कहाँ सो रहा है, कहाँ गिरा हुआ, किस जंगल में, किस बीहड़ में, उसे कुछ पता नहीं होता है भाई, उसे कुछ पता नहीं होता है। और कुछ लोग तो अपनी राजनीति की रोटियाँ उस पर भी सेकने लगे। मैं किसी एक पार्टी को लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने भारत की हर उस एक राजनीतिक पार्टी को लेके बोल रहा हूँ जो आज भारत में लगातार चली जा रही हैं, बन रही हैं। जो बोलेगा वो कांग्रेस सपोर्टर है, जो नहीं बोलेगा वो बीजेपी सपोर्टर है। इंसान तो दुनिया में रहा ही नहीं। अगर कोई अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, सही बात सत्य बोलने की कोशिश करता है, तो उसे उस पार्टी से बिलोंग बोल दिया जाता है कि ये इस पार्टी से बिलोंग करता है, ये इस पार्टी से बिलोंग करता है। जब कोई बोलता है कि वो इस पार्टी से बिलोंग करता है, वो उस पार्टी से बिलोंग करता है, जब हर एक इंसान को अपना अधिकार जानने की फुल स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है वो, क्योंकि हर एक इंसान का हक है। क्योंकि आज जो सरकार बनती है ना, तो सिर्फ जनता की बदौलत बनती है, जनता ही बनाती है सरकार को। और आज वही जनता, वही मजदूर परेशान है, मजबूर है 2 वक्त के खाने के लिए, भूख से तड़प कर मर रहा है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई भी अपनी आवाज़ बंद मत करो, आवाज़ उठाओ, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति को हमेशा लोग दबाने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जब भगत सिंह ने अपनी आवाज़ उठाई थी ना स्वतंत्रता के लिए, तो उन्होंने भी आतंकवादी बोल दिया गया था, तो उन्हें पता था कि सत्य क्या है, गलत क्या है। जब विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस ले आते हैं,
जो भारतीय नागरिक दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, उन भारतीय नागरिकों को अपने देश में लाके उनके घरों में छोड़ दिया जाता है। और जब बात मजदूरों की आती है, जो मजदूर भारत के एक कोने से दूसरे कोने पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए 2 वक्त का खाना जुटा पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज आप खाना खा पा रहे हो। और आज वही मजदूर अपने एक कोने से दूसरे, अपने भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक वो पैदल चला जा रहा है। वो मजबूर है भाई, क्योंकि वो मजबूर है, वो गरीब है, लाचार है, उसकी कौन सुनने वाला। वो तो विदेश में तो पैसे वाले हैं, तो बुला लिए। भाई मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। और जिस दिन ये मजदूर बिगड़ गया ना, उस दिन आप जैसे पैसे वालों की ना वाट लग जाएगी। अभी वक्त है सिर्फ और सिर्फ सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर लोगों की हेल्प करने का, लोगों की मदद करने का, जिससे कोई भी इंसान भूखा ना सोए, भूखा पैदल ना जाए, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि आपको भी पता है कि कोरोना की अभी कोई वैक्सीन ना बनी है और ना ही अभी बनने वाली है कुछ समय तक। ये मैं नहीं, ये WHO की रिपोर्ट बता रही है। क्योंकि WHO ने खुद बोला है कि भाई हमें कोरोना जैसे और बीमारियां हैं और डिजीज़ हैं, उनकी तरह भी हमें कोरोना से समझौता करना पड़ेगा। तो आप सभी से गुजारिश है, लोगों की मदद करें, लोगों को जितना हो सके उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करें। और हमारे कुछ पुलिस के नौजवान हालांकि मदद भी कर रहे हैं, लोगों की काफ़ी अच्छी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पुलिस जवान की मैंने वीडियो देखी थी। उस पुलिस जवान ने एक मज़दूर से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो, तो उस पुलिस जवान ने उसको खाना दिया और साथ में उसको पहनने के लिए पैरों में चप्पल नहीं, तो उस इंसान ने अपनी पैरों की चप्पलें तक, वो जूते तक उसे दे दिए। और ये अभी बीमारी लंबे समय तक चलने वाली है। इस वजह से सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि सरकार का सहयोग करें, लोगों का साथ दें, एक दूसरे से मिलजुल के काम करें। और अभी इस कोरोना जैसी महामारी पे अगर थोड़ी सी भी शर्म हो ना, तो सिर्फ राजनीति ना करें, बस इतनी सी गुजारिश है। लोगों की मदद करें, सिर्फ अभी वक्त है सभी को एकजुट होकर इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।